Good morning, dear children of 8th class. Today I have come with the same chapter, colonization of India. This is your history second chapter. So I have left and told you that I will discuss subsidiary alliance. What subsidiary alliance said? क्या सब्सिडियरी अलायंस बोलता था, किस तरह से उसने ब्रिटिश कंपनी को एक फ़ायदा दिया था हड़पने का, देशी राज्यों को हड़पने का प्रावधान दे दिया था। तो वो उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। तो ये मैं आपको आई विल स्टार्ट। देयर आर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, go to page number 20. Disband his own army and maintain British troops permanently at their cost or cede some territory in lieu of it. तो पहली कंडीशन ये थी सब्सिडियरी अलायंस पे साइन कराने के बाद कि आपको अपनी आर्मी को ख़त्म करनी है, उसको डिज़ोन करना है। अब मतलब देशी राज्यों के जो आर्मीज है वो अपनी आर्मी नहीं रख पाएंगी, बल्कि ब्रिटिश आर्मी को अपना यहाँ रखेंगे और परमानेंट रखेंगे और सारा उसका खर्चा वहन करेंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो उनमें से काफ़ी अपने टेरिटरी को, अपने इलाकों को ब्रिटिश को देना पड़ेगा। या तो आर्मी रखे, नहीं तो अपने टेरिटरी लूज करें। एक तो ये है। इन केस रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट्स, ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते रूलर्स, इंडियन रूलर्स, तो उसका जो ज़मीन का हिस्सा, उनके जो इलाके का हिस्सा जिसको रूल करते हैं, वो ले लिया जाएगा एज पेनल्टी। फाइन के हिसाब से इसको हड़प लिया जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी और जुर्माना लग जाएगा, उसको वो ले लिया जाएगा, उसका एक हिस्सा जिस पे रूल करता है। इस ढंग से कानून बना रखे थे, सख्त कानून से। सेकेंड, एक्सेप्ट a British officer called a resident who would be stationed at the ruler's court. एक अंग्रेज अफसर रहेगा, ब्रिटिश अफसर रहेगा, जिसका नाम रेजिडेंट होगा और वो जो देसी राजा है उसके दरबार में रहेगा। और वो क्यों रहेगा? पूरा कामकाज देखेगा दरबार का। और ए रेजिडेंट वाज ए पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट, ये पॉलिटिकल और या फिर कॉमर्शियल एजेंट कह सकते हो कंपनी की तरफ से। हुज जॉब वाज टू फर्दर द ब्रिटिश इंटरेस्ट, जो कि देगा कहीं ब्रिटिश का इंटरेस्ट सफ़र नहीं करे, तो ब्रिटिश के स्वार्थ में कमी नहीं आए। स्वार्थ बढ़ना चाहिए ब्रिटिश का, कोई उनके उसमें कमी ना आए, बिजनेस इंटरेस्ट या कोई भी दूसरे इंटरेस्ट में कमी ना आए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, तो पूरा उसका एक ढंग से जासूसी निगाह रहेगी। रेजिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये था। थर्ड, एक्सपेल ऑल अदर फॉरेनर्स फ्रॉम द टेरिटरी। अपने इलाके से जितने विदेशी लोग जैसे और भी है, उनको जगह नहीं मिलेगी, खाली ब्रिटिश लोग वहाँ रहेंगे। और दूसरे विदेश में फ्रेंच, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंच रह गए थे, तो फ्रेंच लोगों को आप फ्रेंच को नहीं रख पाएंगे और कोई विदेशी नहीं रह पाएंगे। मोस्टली फ्रेंच की बात हो रही है यहाँ पे। सिर्फ आपको ब्रिटिश आर्मी को ही रखना पड़ेगा। कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विद एनी अदर इंडियन स्टेट। अगर आप कोई वार्तालाप करते हैं किसी दूसरे इंडियन स्टेट से, किसी दूसरे राज्य से, तो उसके बीच में बिचौलिया एक, उससे पहले बात करनी पड़ेगी ब्रिटिश से। ब्रिटिश से बात करने के बाद ही आप उनसे वार्तालाप करेंगे, मतलब उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बिना उसकी इजाज़त के आप बात नहीं कर सकते इंडियन स्टेट से और दूसरे इंडियन स्टेट से। ये 4 तरह के एक्सपेंशन पॉलिसी थी। कैसे ब्रिटिश ने सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू कैसे राजाओं को, देशी राजाओं को कैसे उनके कब्जा किया और कैसे कैसे उसने मिलाया और अपने एक्सपेंशन थ्योरी को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे उनने अपने इलाके को बढ़ाया अंग्रेजों ने, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सब्सिडियरी अलायंस का था।
द निज़ाम ऑफ हैदराबाद द फर्स्ट टू एंटर इनटू सब्सिडियरी अलायंस विद द इंग्लिश इन 1798। हैदराबाद के एक बहुत बड़े राजा थे जिनका था नाम निज़ाम। उनने सबसे पहले वो सब्सिडियरी अलायंस को उनने ही साइन किया, वही पहले सम्मिलित हो गए सब्सिडियरी अलायंस में 1798 में। इन 1801 लॉर्ड वेल्लेसली coerced the नवाब ऑफ अवध टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस। अब 1801 में लॉर्ड वेल्लेसली ने ही लगाया था, सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट किया था, उसने मजबूर कर दिया, कोर्स मीन फोर्स्ड, मजबूर कर दिया अवध के नवाब को कि सब्सिडियरी अलायंस को वो एक्सेप्ट करे, और उसको सब्सिडियरी अलायंस को करना पड़ा, ज़बरदस्ती मानना पड़ा। तो ज़बरदस्ती कर देते थे, अगर कोई मानता नहीं था तो उसको अटैक कर देते थे, उसके ऊपर उत्पीड़न करते थे अंग्रेज लोग। इस ढंग से धीरे धीरे करके उन्होंने पैर फैलाने चालू कर दिए। तो आपने दो का सुन लिया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद का और अवध के नवाब के बारे में। अब सुनिए पेशवा बाजीराव टू, जो कि मैंने बताया ये आपके पेशवा बाजीराव टू ये आपके मराठी क्लैन में थे, शिवाजी के बाद वाले जो पेशवा कहलाते थे, वंशधर, डिसेंडेंट्स ऑफ शिवाजी। तो पेशवा बाजीराव टू उन्होंने भी सब्सिडियरी अलायंस पर साइन कर दिया था। बेसिन बोल की जगह 1802 की 1802 की बात है। तो लगातार 1798 में अपना एक्सपेंड किया इन लोगों ने, निज़ाम को मिला के फिर 1801 में किया, फिर 1802 में किया, पेशवा बालाजी राव को मिला के। इस तरह धीरे धीरे काफ़ी ज़मीन पर कब्जा करना चालू कर दिया ब्रिटिश ने। मेनी राजपूताना चीफ्स ऑल्सो एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी एंड साइन ट्रीटीज। तो ये सब हस्ताक्षर कर दिए उन लोगों ने इन, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं करते तो ब्रिटिश आर्मी स्ट्रांग थी, उस पर कब्जा कर देती। तो मजबूरन दुखी होकर, जानते हुए कि दिक्कत आएगी, बहुत से राजपूतों ने भी, राजपूताना चीफ्स जो सरदार थे राजपूत, उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया, मान लिया सब्सिडियरी अलायंस को। द इंडियन रूलर्स हु एक्सेप्टेड दिस अलायंस लॉस्ट ऑल देयर इंडिपेंडेंस। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जिन जिन ने साइन कर दी, जिन जिन ने मान लिया ये गलत बात को, सब्सिडियरी अलायंस को, उनने अपनी आज़ादी खो दिए। राजा अपने देश में राजा नहीं रहा, बल्कि वो बिल्कुल गुलाम पिट्ठू बन के रह गया। ही बिकेम द पपेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सॉरी ब्रिटिश कंपनी। दे कुड टेक नो इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो अपने आप से कोई आज़ाद वो लोग अपने खुद का कोई फैसला नहीं कर पाते। हर बीच में कोई भी फैसला लेने से पहले ब्रिटिश से पूछना पड़ता। यह ब्रिटिश को कॉन्फिडेंस में लेके फैसला लेते थे। तो उनने अपनी आज़ादी खो दी। राजा का खुद का अधिकार नहीं है शासन चलाने का। दे कुड टेक नो इंडिपेंडेंट डिसीजन। इन एडिशन दे हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी। फिर एक और भारी भरकम ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है, जिसको उनके राजस्व पे, उनके रेवेन्यू पे बहुत बड़ा एक बोझा बन गया था ब्रिटिश आर्मी। क्योंकि ये लोग ब्रिटिश आर्मी बहुत ज़्यादा संख्या में होते थे और उनको मेंटेनेंस खर्चा ही बहुत आता था। तो एक बहुत बुरी हालत हो गई थी। उनका खजाना काफ़ी उनकी तीमारदारी में ख़त्म हो जाता था ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करने में। दिस वॉज ए ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन। इससे बहुत खर्चा इनका फालतू में बढ़ गया इन लोगों का, इंडियन रूलर्स का। टू मेक मैटर्स वर्स द रेजिडेंट डिमांड ऑल्सो हैड टू बी फुलफिल्ड। और मामला और बिगड़ जाता जब रेजिडेंट जो अंग्रेज के द्वारा अपॉइंटेड था, दरबार में रहता, उसकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती। वो भी खर्चा बढ़ा देता था, वो अंग्रेज था, उसकी पूरी खातिरदारी करनी पड़ती थी। तो इस ढंग से सारा का सारा दिक्कतें दुनिया भर की आ गई थी सब्सिडियरी अलायंस को मानने से। ऑन द अदर हैंड इट प्रूव वेरी एडवांटेजेस टू द ब्रिटिश। नाउ दे कुड मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अब बड़ा ब्रिटिश के मज़े हो रहे थे, उनकी बहुत पैसा, उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा था। उनका फ्री में उनके आर्मी पल रहे थे यहाँ पर, तो उनका कुछ खर्चा उनको वहन नहीं करना पड़ता, सारा वहाँ पर कर रहे थे। और अच्छा आर्मी का मेंटेनेंस वो लोग देते थे, देशी राजा लोग। द मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द अलायंस पार्टनर डायरेक्टली केम अंडर देयर कंट्रोल। जो मिलिट्री और फॉरेन जो अफेयर्स है ना, विदेशी जो दूसरे देशों से बात करें, दूसरे देश या दूसरे देशी देश भी
दूसरे जो राजा है ना, और भी स्टेट के राजा और मिलिट्री, ये पूरा का पूरा जो भी है वो पूरी दखलंदाजी ब्रिटिश की हो गई थी। ब्रिटिश लोग पार्टनर बन गए थे, इनकी चलने नहीं राजा की चलती नहीं थी, वो एक पिट्ठू बन गए थे। दो द रेजिडेंट दे कुड थ्रू द रेजिडेंट दे कुड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंटरनल मैटर्स, और रेजिडेंट एक ऐसा बिठा दिया था, अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर सकते थे वो लोग। फाइनली टेरिटरीज ऑफ इंडियन रूलर्स कुड बी एनेक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और आखिरकार थोड़ा सा भी गुस्सा करके या बहाना बना के, थोड़ा कोई भी एक कारण दिखा के वो हड़पने का खतरा था। उनकी जो इलाके है जिस पे राज्य करते उनका हड़पने का पूरा खतरा बना रहता था। इस ढंग से उन्होंने अपने एक्सपेंशन पॉलिसी को चलाया ब्रिटिशर्स ने। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पावर ब्लॉक इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इंडिया बाय देयर पॉलिसीज। तो अपनी नीतियों के कारण ब्रिटिश लोग बहुत बड़े पावर के रूप में उभर के आए। ये आपके 1800 के स्टार्ट में से, या अब ये भी कह सकते 1798 से चालू हो गया। 1798 से लेके ये काम चालू होगा और काफ़ी देर तक चल 1805 तक काफ़ी कुछ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस तरह से काफ़ी कुछ अपना सब्सिडरी अलायंस के द्वारा काफ़ी हड़प लिया। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है सब्सिडरी अलायंस। नाउ पेज नंबर 21, रैपिड ब्रिटिश एक्सपेंशन 1805 टू 1848। देखिए इस काल में इन लोगों ने काफ़ी अपना एक्सपेंड किया। 1805 तक तो किया ही लॉर्ड वेल्लेसली ने, लेकिन उनके जाने के बाद भी 1805 से ऐसी नीतियाँ बनी और 1848 तक ये आपका 44 ईयर्स लगभग, तो इनने भी काफ़ी ब्रिटिश ने अपना राज बढ़ाया, लगभग पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया था। और ये तो कुछ रैपिड हुआ, काफ़ी तेज गति से बढ़ा। 2-3 बातें हुई। तो पहले तो मैं एक बात कर रहा हूँ, क्लेमिंग पैरामाउंटसी। ये पैरामाउंटसी क्या है उसके बारे में बताओ। लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे यहाँ पर आफ्टर लॉर्ड वेल्लेसली 1813 टू 1825 में ये थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये गवर्नर जनरल होकर आए थे, जैसे ये भी गवर्नर जनरल थे वेल्लेसली। इनने एक नई पॉलिसी चालू की, इसका नाम पैरामाउंटसी दिया गया, पैरामाउंटसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत अंडर दिस पॉलिसी ब्रिटिश क्लेम दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी ओवर द इंडियन स्टेट इज सुप्रीम एंड देयरफॉर इट इज नॉट अनजस्टिफाइड टू एनेक्स और थ्रेटन टू एनेक्स एनी इंडियन स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो इसमें कंपनी की अथॉरिटी को, सुप्रीमेसी, जो कंपनी की जो राइट्स है या उसकी जो ये कह सकते हैं जो वर्चस्व है वो इंडियन स्टेट के ऊपर वो भारी है। मतलब किसी भी कंडीशन में ये सुप्रीम पैरामाउंटसी क्या होती है, किसी भी आप वो नहीं उल्टा ले सकते हो, तो पूरा जो चलेगी कंपनी की चलेगी, अपना राज आपको उल्टा नहीं मिल सकता वापस। और किसी भी और एनी अदर इंडियन स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, तो बस कंपनी को का इंटरेस्ट कहीं भी बाधित नहीं होगा और कोई दूसरा राज्य भी आप क्लेम नहीं कर सकते। अपने राज्य को तो बचाने की बात ही छोड़ दीजिए, वो भी कंपनी के अंडर में चला गया। तो ये क्लेमिंग पैरामाउंटसी किसने किया, ये आएगा एग्जाम में, ये इसमें आ सकता है आपके क्वेश्चन में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था क्लेमिंग पैरामाउंटसी। द पॉलिसी एक्सप्लिसिटी एक्सप्रेस द एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो पॉलिसी क्लेमिंग, ये जो पैरामाउंटसी, इससे पता पड़ जाता है कैसे साफ स्पष्ट हो जाता है, एक्सप्लिसिट मतलब साफ क्लियरली कैसे ये लोग अपने उसके इलाके को बढ़ाने में, उसकी ब्रिटिश कंपनी का नीयत के बारे में, इंटेंशन में नीयत के बारे में पता चढ़ जाता है, कैसे वो लोग एक्सपेनिस्ट बन गए थे, अपने इलाके को बढ़ाने वाले बन गए थे। However, the revolt of रानी चेन्नम्मा ऑफ किट्टूर, किट्टूर है यूपी में, रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने आर्म्स ले लिए थे, हथियार बंद हो गई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और उन्हें वापस अपना स्टेट लेने की कोशिश की थी। ये रानी थी, तो इसको मालूम पड़ गया तो
इससे ये पता पड़ता है कि उन्हें हथियारबंद होने से कैसे वो अपने पैरामाउंट सी पॉलिसी को वो चैलेंज किया उसने। तो नेक्स्ट अफगानिस्तान सिंध, ये आजकल इंडिया में नहीं है, तो ये मैं इतना यहाँ तक कर देता हूँ आपको। इन द 1830s the British started interfering in Afghanistan internal affairs as they thought Russia might expand across Asia and attack India via Afghanistan। तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के बाहर अफगानिस्तान था उसकी इंटरनल अफेयर्स में दखल देना चालू कर दी। अफगानिस्तान से लगा हुआ रशिया था, उसको लग रहा था रशिया कहीं ऐसा नहीं हो अफगानिस्तान के थ्रू एशिया में होते हुए इंडिया में घुस जाए, तो उसने भी अफगानिस्तान में अपना ब्रिटिश ने अपना चालू कर दिया था अपने वहाँ का उसका अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप। दिस इंसिक्योरिटी रिजल्टेड इनटू एंग्लो अफ्रीकन अफगान वार्स बिटवीन 1838 एंड 1842। तो अंग्रेजों में और अफगानिस्तान में वार हुआ, जिसको कहा जाता है एंग्लो ब्रिटिश में और अफगानिस्तान में। इसके इट इज़ नोन एंग्लो अफगान वार 1838 टू 1842। ये इंडिया से बाहर था अफगानिस्तान। द ब्रिटिश फेल टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो काफ़ी अफगान सेना ने इनका विरोध किया था, तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाई ब्रिटिश ने, तो बहुत अच्छा उनने जवाब दिया था। हाउएवर दे एनेक्स सिंध इन 1843। तो वो सिंध तो हालांकि उन्होंने कर दिया 1843 में, अपने अंदर में ले लिया ब्रिटिश ने, लेकिन अफगानिस्तान को वो नहीं कर पाए। तो आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई डिस्कशन टुडे। So this is the end of my sixth discussion. Okay. Goodbye. Have a nice day.